गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आप देखना शुरू करें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के दौरान ही मैं इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य देश में सबसे कम है। हमने चर्चा भी किया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद का मत मूल्य बराबर होता है, चाहे लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक का मत मूल्य डिफरेंट होता है, हर एक राज्य का अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विधायक का मत मूल्य देश में किस राज्य का सबसे अधिक है और किस राज्य का सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य देश में सबसे कम है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी सिक्किम। तो सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के दौरान ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत है। तो ये पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति मैं लगातार कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दें, बीपीएससी का दें, उत्तर प्रदेश पीसीएस का दें या किसी भी पीसीएस का दें, किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति दोनों। और लक्ष्मीकांत के बुक में आपको डिटेल मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि पेपर में जो है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये पेपर पढ़ना चाहिए। तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो परफेक्ट न्यूज़पेपर है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है, परफेक्ट न्यूज़पेपर है। कई सारे हिंदी टॉपर को अगर आप देखिएगा तो उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण वो भी पढ़ते थे। अब स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ साथ कोशिश कीजिए कि वहाँ के लोकल एडिशन के बारे में भी पढ़ें। आजकल क्या हो रहा है कि मेंस में एक चीज़ आपसे डिमांड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़ पे आपके यहाँ क्या कार्य हो रहा है उसकी जानकारी आपको है या नहीं। मान लीजिए किसान के बारे में आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा, तो किसानों को लेकर के अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना कार्य किया, तो किसान को लेकर के या कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या अचीवमेंट रिसेंट में रही है। तो ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से या मेंस में लिखने पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो वहाँ भी किसान टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं या कृषि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ के सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को भी आप लिखने का काम करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से आपको इसको तो पढ़ना ही चाहिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण मस्ट है, इसे पढ़ना चाहिए। इसमें कोई ऐड नहीं होता, फालतू का न्यूज़ नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है जिसको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको वहाँ के लोकल एडिशन के बारे में पढ़ना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पेपर आता होगा, वहाँ दैनिक जागरण का ही लोकल एडिशन पढ़िए या किसी अन्य अखबार का भी लोकल एडिशन पढ़ सकते हैं। तो लोकल एडिशन पढ़िए और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत के बुक में आपको डिटेल से मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विधायक मूल्य जो है देश में सर्वाधिक है और सिक्किम का सबसे कम है। तो ऊपर जो मैं क्वेश्चन आपके लिए पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। देश में विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का और सबसे कम है सिक्किम का। क्वेश्चन यूपीएससी में भी ये पूछा गया कि जितने एमपी होते हैं, चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा को, जब वो संसद में वोट करते हैं तो उसका मत मूल्य बराबर होता है और इस बार उनका मत मूल्य 700 है। तो प्रत्येक एमपी का, चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का, उसका मत मूल्य 700 है।
अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल है 208, जो देश में सर्वाधिक है। और सिक्किम की मैं बात करूँ, सिक्किम के एक विधायक का मतमूल है 7। आप सोच के देखिए कितना अंतर है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल है 208 और सिक्किम के एक विधायक का मतमूल है 7। विधायक का मतमूल कैसे निकाला जाता है? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि राज्य की जनसंख्या, राज्य की जितनी भी जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य में जितना भी सीट है, जितना भी विधानसभा का सीट है। मान लीजिए हम बिहार के बारे में निकालते हैं, तो बिहार की जितनी जनसंख्या हो गई अपॉन बिहार का जितना सीट हो गया, गुना 1/1000। ये होता है मतमूल निकालने का प्रोसेस। अगर आप एमपी का निकालते हैं तो एमपी की टोटल जनसंख्या और एमपी के विधानसभा में सीटों की संख्या गुना 1/1000 जो निकलेगा, वो एक एमपी के मध्य प्रदेश के एक विधायक का मतमूल होगा। क्लियर है? अब लोकसभा का मतमूल कैसे निकाला जाता है या संसद के सदस्य का मतमूल कैसे निकाला जाता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी सिंपल है कि देश में जितने भी विधानसभा है, यूपी प्लस एमपी प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस जितना भी विधानसभा है, जितने भी विधानसभा हैं सब के विधायक का मतमूल बट सांसद का सदस्य की संख्या। तो इस तरह से जितने भी विधायक, यूपी के जितना विधायक है कुल विधायक का मतमूल, एमपी के कुल विधायक का मतमूल, बिहार के कुल विधायक का मतमूल, देश के हर जगह के जितने भी विधायक हैं सभी विधायक का कुल मतमूल अपॉन सांसद की संख्या इक्वल टू, इससे सांसद की संख्या से भाग दीजिएगा तो एक सांसद का मतमूल निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। बाकी ये सब डिटेल में आपको दिया हुआ लक्ष्मीकांत के बुक में, तो वहां से आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। आटा, पनीर और दही आज से हो जाएंगे महंगे। अब महंगे होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जीएसटी काउंसिल ये बेसिकली निर्णय लेती है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन किया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसको चेयर करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं और राज्यों का जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। राज्य का मान जो है इसमें 2/3 राज्य का मतमूल होता है और 1/3 जो होता है केंद्र सरकार का मतमूल होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इधर एक निर्णय देते हुए कहा कि राज्य जीएसटी काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होनी चाहिए। एक संवैधानिक संगठन है यह। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है और वो अचीवमेंट है कि कोरोना की 200 करोड़ डोज लग चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पीटी पर्सपेक्टिव से ये है कि कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 16 जनवरी। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार कई पीसीएस में या कई जगह क्वेश्चन पूछा कि कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत कब हुई है? 16 जनवरी 2021 को। 100 करोड़ डोज कब लगा? तो ये लगा था 21 अक्टूबर को। तो ये सब डेट लिख के याद कर लीजिएगा। बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम आने वाला होगा तो वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से 150 करोड़ भी डोज कब लगा है? तो वो 7 जनवरी को लगा था। और 200 करोड़ भी डोज कब लगा था? तो वो कल लगा है, यानी 17 तारीख को लगा, 17 जुलाई 2022 को लगा। एलएसी पे चीनी विमानों को तत्काल खदेड़ती है वायुसेना। तो ये कहना है वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। तो वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग कहते हैं एयर चीफ मार्शल, और एयर चीफ मार्शल वर्तमान में कौन है? वी.आर. चौधरी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे है। आईटीबीपी ने सिक्किम में 10,000 फीट ऊंचाई पे पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया। तो आईटीबीपी के द्वारा सिक्किम में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आईटीबीपी की अगर हम लोग बात करें तो आईटीबीपी जो बना था वो बना था 1962 में। 1962 के चीन की लड़ाई के बाद हमें ये आवश्यकता हुई, हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है उस सीमा की सुरक्षा के लिए हमें विशिष्ट सेना की आवश्यकता है, और इसीलिए 1962 में अक्टूबर महीने में आईटीबीपी की स्थापना किया गया था, जिसका काम है कि चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करना। इसी तरह से नेपाल के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा और भूटान के साथ जो हमारी सीमा की सुरक्षा है वो एसएसबी के जवान करते हैं। तो नेपाल प्लस भूटान की सुरक्षा एसएसबी के जवान करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों के साथ जो हमारी सीमा की सुरक्षा है वो करते हैं बीएसएफ के जवान। तो बीएसएफ करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। बच गया कौन? तो बच गया म्यांमार। तो म्यांमार जो है असम राइफल म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, कई बार इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने का इच्छुक है फिलीपींस। अच्छी बात है, फिलीपींस पहला देश बन रहा है जिसे हम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील भारत से हो चुकी है फिलीपींस की। हम अभी तक उसे सौंपे नहीं, लेकिन डील कंफर्म हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत से वो हल्के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का इच्छुक है। आपने देखा होगा कि हाल में मलेशिया भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत से परचेज करना चाहता है। फिलीपींस की हम मदद क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उत्पन्न होता है। तो चाणक्य का अगर आप पढ़िएगा चाणक्य की नीति, तो चाणक्य की नीति में कहा गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारा दुश्मन चीन है और चीन का दुश्मन फिलीपींस है। चीन और फिलीपींस के बीच में काफ़ी विवाद है। चीन और फिलीपींस दोनों एक दूसरे के विपक्ष में, या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है। इनफैक्ट फिलीपींस गया था चीन के एग्रेशन के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन के खिलाफ निर्णय दिया था। चीन उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। दक्षिण चीन सागर का एक बेसिक इशू है। तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच में काफ़ी विवाद है। तो इसलिए अभी जो है फिलीपींस की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भारत भी चाहेगा कि फिलीपींस को जो चाहिए हम उसको तत्काल रूप से दें। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम अपने डिफेंस उत्पाद का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ऑलरेडी नीति लाई है, कई बार हमने आपके साथ चर्चा भी किया। 35 साल की शानदार सेवा के बाद आईएनएस सिंधु ध्वज रिटायर। आईएनएस सिंधु ध्वज रिटायर हो गया 35 वर्ष की शानदार सेवा के बाद। जन जन तक पहुंचाएगा हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी की 75वीं साल पूरे होने पे सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा। यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये इसको डाटा यहाँ पे काफ़ी दिया हुआ है। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, या कई सारे स्टेट पीसीएस में या कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोना को वैश्विक महामारी WHO ने कब घोषित किया था। तो ये किया था 11 मार्च 2020 को। 16 जनवरी 2021 को कोरोना का वैक्सीनेशन इंडिया में प्रारंभ किया गया था। तो ये डाटा आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुद्दा में आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, श्रीलंका के बारे में दिया हुआ है। एक एडिटोरियल भी श्रीलंका के बारे में दिया हुआ है। श्रीलंका की जो क्राइसिस है, बेसिकली इस क्राइसिस का 3 रीजन है। मैंने चर्चा भी आपके साथ किया था, और इन तीनों रीजन के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़िएगा। एक रीजन है कि चीनी कर्ज में फंसता श्रीलंका। जिस तरह से चीन का पैसा लिया और चीन का पैसा लेकर के ऐसे जगह पे उसका इन्वेस्ट किया जहाँ पे उसका यूज नहीं था। तो चीन के कर्ज में फंसना, डेब्ट ट्रैप में फंसना, एक तो ये रीजन था, बेसिक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि रातों रात श्रीलंका ने अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया। अब सोच कर देखिए, इंडिया में जहाँ पे, इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मान लीजिए बिहार की बात करते हैं या मान लीजिए यूपी की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश रातों रात बोले कि आज से हम
खाद का उपयोग नहीं करेंगे, केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे और पूरी तरह से आज से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करेंगे, क्या सर्वाइव कर पाएगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो किसी भी प्रोसेस को चेंज तत्काल नहीं किया जाता, रातों रात नहीं किया जाता। रातों रात आप नहीं कर सकते हैं कि हम आज से जो है खाद का प्रयोग बंद कर देंगे और पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट हो जाएंगे। तो ये नीति भी फेल रहा है श्रीलंका का। तीसरा है कि कोविड महामारी आया, उससे पहले भी ईस्टर अटैक अगर आप देखिएगा तो श्रीलंका में कुछ आतंकवादी हमला हुआ था उससे पहले भी, और कोविड के बाद कंडीशन और ख़राब हुई। तो श्रीलंका जो टूरिज्म के लिए जाना जाता था, ईस्टर अटैक के बाद लोग वहाँ आना कम हुआ और कोरोना ने उसका सत्यानाश कर दिया। कोरोना के बाद टूरिज्म लगभग बैठ गया और चौपट हो गया। तो ये 3 रीजन मुख्य रीजन है कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल रहा। अब देखिए, जो पहला रीजन मैंने बताया चीन के कर्ज में फंसना, इसके पीछे एक और रीजन भी है और वो रीजन है कि जो राजपक्षे परिवार है श्रीलंका में, आप देखिएगा महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री था, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति था, एक भाई उसका वित्त मंत्री था, एक भाई कुछ था। तो एक तरह से एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार पूरे देश पे शासन कर रहा था और उस परिवार पे प्रभुत्व था चीन का। चीन उसको पैसा देता था उस परिवार को, तो वो परिवार चीन की तरफ अधिक झुका हुआ था। राजपक्षे परिवार चीन की तरफ अधिक झुका हुआ था। ये आज से 2 वर्ष पहले हमने चर्चा किया था। तो ये 3 कारण है। इसी 3 कारण का बहुत सारा सब कारण हो सकता है, लेकिन बेसिक ये 3 कारण है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का। एक बार पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी जरूरी। देखिए, डाटा का प्रयोग किस तरह से आप दोनों संदर्भ के लिए कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और मेंस आंसर राइटिंग जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं विशेष यहाँ पे एम्फेसाइज करूँगा इस पॉइंट पे। एक ही डाटा, उस डाटा को आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का स्थान 135वां है 146 देश में। तो आप नेगेटिव ये कह सकते हैं कि हमारा स्थान, नेगेटिव में जब आपको लिखना हो महिला सशक्तिकरण के बारे में या भारत में महिलाओं की खराब स्थिति के बारे में, तो उसके सपोर्ट में आप इसको कह सकते हैं कि 146 देश में 135वां स्थान है भारत का, जो काफ़ी खराब स्थान है। तो नेगेटिव में जब आपको लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिव में लिखना हो तो आप इसको इसी तरह से कह सकते हैं कि पिछले वर्ष हमारा स्थान 141वां था और इस बार हमारा स्थान जो है, पिछले वर्ष हमारा स्थान 140वां था और इस बार हमारा स्थान 135वां है। तो 5 अंक का हमने सुधार किया। तो एक ही डाटा को पॉजिटिव में लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिख सकते हैं। एक ही तथ्य को, एक ही फैक्ट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिख सकते हैं। ये राइटिंग आर्ट होता है। जैसे जैसे आप लिखना शुरू कीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक आर्ट होता है। जैसे जैसे आप लिखना शुरू कीजिएगा ये चीज़ें आपको होती जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि लैंगिक असमानता को पाटने में भारत को 132 वर्ष का समय लगेगा। तो निश्चित तौर पे इसको आप नेगेटिव में कोट कर सकते हैं। पॉजिटिव में कोट करना होगा तो आप इसको ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता को कम करने में भारत को 136 वर्ष लगता, इस वर्ष 132 वर्ष लग रहा है। यानी लैंगिक असमानता को कम करने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी व अन्य क्षेत्रों के अग्रणी लोगों को एक मंच पर लाना है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपीय प्रबंधन के नाम से जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब ने किया था। इस संस्था की सदस्यता उनके अनेक स्तर पर प्रदान की जाती है। ये संस्था के काम में सहभागिता पर निर्भर करता है
और इसका जो मीटिंग होता है वो दावोस में होता है। स्विट्जरलैंड की जो दावोस है वहाँ पे प्रत्येक वर्ष इसका मीटिंग होता है। ये कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। और कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी प्रकाशित करता है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। तो ये सब रिपोर्ट प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप की मैं बात करूं, वैश्विक लैंगिक सूचकांक की मैं बात करूं, तो ये रिपोर्ट में भारत को 135वां स्थान मिला है 146 देश में, और पिछले वर्ष भारत को 140वां स्थान मिला था 156 देश में। स्कोर भी कई बार पूछ देता है, तो स्कोर इस बार का जो है वो मिला है भारत को 0.629 इस बार को भारत का स्कोर है, जो पिछले 16 वर्ष में 7वां उच्चतम स्कोर है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 0.629 ये कई बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इनफैक्ट क्वेश्चन अगर टफ करना होगा पीटी का तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, महिलाओं को कितना आर्थिक भागीदारी मिल रहा है, महिलाओं को कितना अवसर मिल रहा है, महिलाओं के शिक्षा के क्या अवसर मिल रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के क्या अवसर मिल रहा है, और राजनीतिक सशक्तिकरण क्या हो रही है। तो ये जो 4 पैरामीटर है, इस पैरामीटर के आधार पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक या लैंगिक गैप जो है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन वही जो मैं पॉइंट बोला हूँ कि 3 बेसिक कारण है श्रीलंका के क्राइसिस का, उसी से संबंधित ये आर्टिकल दिया हुआ। कपास और सोयाबीन किसानों की आय हुई दुगुनी। कल हमने डिस्कस किया था, अशोक दलवई समिति किसानों की आय को दुगुना करने के लिए बनाया गया था। अब किसानों की आय 2022 में टारगेट था दुगुना करना, 22-23 में। तो क्या किसानों की आय दुगुना हुई? तो इसके लिए आधिकारिक रूप से एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया। एसबीआई ने जो है कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे किसान जो नकदी फसल किए हैं उसकी आय निश्चित तौर पे दुगुना हुई है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मछुआरों को केसीसी के लिए चलेगा अभियान। देखिए कल जो हमने डिस्कस किया था अशोक दलवई समिति 2016 में बना था, और 2016 में इनकी रिकमेंडेशन के आधार पे प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था, जिसका मकसद था किसानों की आय को दुगुना करना। प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम में जो 7वां सूत्र था या 7वें जो पार्ट था वो था कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का डेवलपमेंट। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को डेवलप करके भी किसानों की आय को दुगुना किया जा सकता है, जैसे मुर्गी पालन, जैसे बकरी पालन, जैसे डेयरी उद्योग, जैसे मछली पालन। तो ये जो उद्योग है ये किसानों से संबद्ध उद्योग है, इसको भी डेवलप करना होगा किसानों की आय को दुगुना करने के लिए। अब इस आर्टिकल को कोरिलेट कीजिए। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जा रहा? क्योंकि मछुआरों भी कृषि से संबद्ध है। तो किसानों के आय को अगर हमें दुगुना करना है तो जो मछुआरा है या जो मत्स्य उद्योग है उसको भी हमें बढ़ावा देना होगा। मेरा मानना क्या है कि जो न्यूज़ पढ़ते हैं उस न्यूज़ को प्रयास कीजिए कोरिलेट करने का। जितना अधिक आप कोरिलेट करना सीखेंगे न्यूज़ को, उतना आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट आते जाएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। न्यूज़ को प्रयास कीजिए कि किसी पहले की घटना से रिलेट करने का, या अपने बुक से रिलेट करने का, अपने सिलेबस से रिलेट करने का।
अगर मान लीजिए ये क्रिप्टो को लेकर के न्यूज़ है, तो इस क्रिप्टो को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस बार का मेंस का पेपर देखिए क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था, और क्रिप्टो करेंसी जो जीएस पेपर 3 का पार्ट है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ से किस चीज़ को कोरिलेट किया जाएगा आपको भी नहीं पता। बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जो जीएस पेपर 3 का टॉपिक होता है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 में पूछा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के समय में बीपीएससी यूपीएससी हर जगह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है कोरिलेशन। बैल दौड़ का रोमांस, बैल दौड़ जिसे स्थानीय तौर पे मोई चारा कहा जाता है, ये बंगाल में मनाया जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैल दौड़ कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये बंगाल में होता है। बंगाल के 24 परगना जिले में इसे मोई चारा कहा जाता है। शिंजियांग में बोले चिनपिंग, चीन के अनुसार हो इस्लाम का विकास। देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी कंसाइज टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कहूँगा कि विश्व के जो मुसलमान हैं या तो वो चीन से डरे हुए हैं, या चाह के भी चीन का वो विरोध नहीं कर पाते हैं। आपने कभी सुना है कि 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को चीन में जेल में डाला गया है, यातनाएं कर रहा है। जो बहुत सारे, अगर आप तस्वीर देखिएगा तो तस्वीर इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अपना नाम से पहले वो मोहम्मद नहीं रख सकता, मोहम्मद नाम नहीं रख सकता। इसी तरह से जो है, जो मुल्ला है उसके दाढ़ी वगैरह काट सकता, दाढ़ी नहीं रख सकता वो लोग। जो मौलवी वगैरह हैं उनको जो है नचाया जाता है बाकायदा म्यूजिक की धुन पे, जबकि इस्लाम में संगीत हराम है। तो क्या आपने कभी देखा है कि इसका कोई विश्व में विरोध किया? उइगर समुदाय के कुछ लोग रहते हैं अमेरिका में, वो वहीं पे विरोध करते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री क्या विरोध किया? क्या आपने कभी सुना है कि सऊदी अरब ने इसका विरोध किया? क्या आपने कभी सुना है कि ईरान ने इसका विरोध किया? पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है। क्या भारत के मुसलमानों ने कभी इसका विरोध किया? आपको इसका जवाब नहीं दिखेगा। और इसमें बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है। जिस तरह से नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे भी कंट्रोवर्सी हुआ है देश भर में, उस पर भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि नूपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी आपको दिखेगा। जब आप उसको डीप में जाइएगा, डीप में एनालिसिस कीजिएगा कि नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट, एक तो नूपुर शर्मा केंद्र सरकार की कोई प्रवक्ता नहीं है, भारत सरकार की प्रवक्ता नहीं है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नूपुर शर्मा बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट देने के एक सप्ताह के बाद ही जो विश्व के मुस्लिम देश है उन्होंने आपत्ति क्यों शुरू किया? एक सप्ताह या 10 दिन के बाद विश्व के मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज करना शुरू किया। 2 दिन के बाद विश्व के मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज करना क्यों नहीं किया था? 3 दिन के बाद क्यों नहीं किया था? तो जब इसको आप बहुत डीप में एनालिसिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी होती है। और ख़ास करके चीन में तो इस तरह की चीज़ें होता है। चीन पैसा देता है, बहुत सारा चीज़ों को फंड करता है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को फंड करता है, बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं। सिंधु ने किया अपने नाम सिंगापुर ओपन का खिताब। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगापुर ओपन का खिताब पीवी सिंधु ने अपने नाम किया है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रकाशित कराई थी आत्मकथा। देखिए, जर्मनी के तानाशाह हिटलर के आत्मकथा का नाम था मैन कैंप, मेरा संघर्ष, जो 1925 में आज के दिन ही प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक कौन थी? कादम्बिनी। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।